अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ राजा पाकिस्तानी। आप देख रहे हैं आम टीवी और हमारे शो का नाम है आम इंसान शो। आज इस शो की ज़ीनत बन रहे हैं मोहतरम मुदस्सर साहब सऊदी अरेबिया से। अस्सलामुअलैकुम मुदस्सर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। हाउ आर बेहतरीन। तो नाज़रीन, आज राना मुदस्सर साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं और ये पीएचडी स्कॉलर हैं। का जो टॉपिक है वो है फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। ये बड़ा ही सेंसिटिव, बड़ा ही ज़रूरी, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मुझे उम्मीद है कि इस पर आप हमारे साथ रहेंगे और जो भी आपके सवालात हों वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि हम राना मोहम्मद मुदस्सर साहब से इसके ऊपर बात कर सकें और ये सवालात आपके उन तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। जी राना साहब, तो फूड सिक्योरिटी का ख्याल आपके जहन में क्यों आया? पहला सवाल। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जितनी भी पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हर इंसान को सफिशिएंट फूड अवेलेबल हो, जो उसकी ज़रूरत है वो उसे मिले। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी जो है इसको फूड के थ्रू मिनरल्स, विटामिन्स और डिफरेंट वो ताकत पहुंचाने वाली चीज़ें जिस्म को चाहिए होती हैं। तो फूड सिक्योरिटी की टर्मिनोलॉजी का मतलब ही ये है कि हमारी पॉपुलेशन को कंप्लीट फूड मिले, जो उनकी रिक्वायरमेंट है जिंदा रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए जितनी फूड की जरूरत है। तो इसलिए मेरे जहन में आया कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है, तो फिक्र किया और सोचा कि इस पे बात की जाए ताकि लोगों को आगाही हो कि हम कहाँ पर खड़े हैं। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान में फूड अवेलेबल नहीं है। जिसे हम फूड कहते हैं, जिस हेल्थ जो है वो हमारी, जो उसकी मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है वो हमारे पाकिस्तानियों को अवेलेबल। तो इसकी क्या वजूहात हैं? क्या खुराक कम पैदा होती है, या पैदा होती है तो वो इतनी क्वालिटी की नहीं है, या वो क्वालिटी की भी है, पैदा भी होती है, लेकिन आम इंसान तक वो पहुंच नहीं पाती, उसकी रीच से बाहर है, उसकी पहुंच से बाहर है, वो इतनी महंगी है कि वो खरीद नहीं सकता। आपके पेश नज़र क्या इसका जवाब है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बताता चलूं कि दो रीजंस जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किए हैं। एक तो होता है नेचुरल प्रोडक्शन का कम हो जाना, या कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है जिसमें क्लाइमेट चेंज है, फ्लड रिस्क होते हैं, इन्वायरमेंटल रिस्क होते हैं, और बहुत सारी कोई ऐसी आफत आ जाए जिसकी वजह से फूड की प्रोडक्शन कम हो जाए। अगर हम नेचुरल आफत की बात करें तो उसमें हम कह सकते हैं कि रेनफॉल बहुत ज्यादा है, या ड्राउट जिसे कहते हैं हम, कह वो खुश्की ज्यादा हो गई है, बारिशें कम हो रही हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं आ रही। ये तो नेचुरल इश्यूज है। अगर हम दूसरी तरफ जाएं, जो हम रिस्पॉन्सिबल हैं जिस चीज के, वो ये है कि हम अपनी एग्रीकल्चरल फील्ड में फार्मर्स को जदीद टेक्नोलॉजी मुहैया नहीं कर सकते, ताकि जिसकी वजह से लोगों ने, बल्कि पूरी दुनिया ने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाया है। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त पाकिस्तान में हम फ्लड इरिगेशन के कायल हैं। जब हम कोई भी फसल ग्रो करते हैं, कोई भी क्रॉप लगाते हैं, फ्लड इरिगेशन हो रही है। लेकिन दुनिया बहुत अरसा पहले ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन इस तरफ जा चुकी है। दूसरी बात करें अगर नेचुरल डिजास्टर की, इसमें भी हमारा बहुत बड़ा रोल है। हमने डिफरेस्टेशन को परवान चढ़ाया, दरख्त हमने काट। दूसरी बात, हमारी गवर्नमेंट ने हमें वाटर हार्वेस्टिंग की कोई फैसिलिटीज नहीं मुहैया की। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लड आता है, बारिश ज्यादा हो, तो वाटर हार्वेस्टिंग की कोई पॉलिसी हो कि उस पानी को स्टोर कर लिया जाए, जो कि बाद में क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते। अब रही बात कि हम इंटेंसिवली, और हमारी जो सूरत हाल इस वक्त जो चल रही है कि हमें फूड मुहैया क्यों नहीं होता, क्या ये सप्लाई चेन में इशू है, या पॉलिसी में प्रॉब्लम है, या नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये हो रहा है? तो मैं तो ये कहूंगा कि ये पॉलिसी मेकिंग के प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है कि मोर देन 70% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उसमें, इस फील्ड, और ये 22.9% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, और अराउंड 38% एम्प्लॉयमेंट में ये रोल अदा करती है, लोगों का रोजगार इसमें लगा हो। अब अगर हम बात करें, हम रोजमर्रा जिंदगी में जो गरीब इंसान है ना, हम उसको कहते हैं कि यार दाल खा ले, दाल खा ले, दाल में क्या यार सस्ती है। बिलीव मी, वो भी हमारी पहुंच में नहीं है। रीजन क्या है कि पाकिस्तान में लेस देन 10% जो है दालें उगाई जाती हैं, आप इमेजिन करें, और इसकी जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है। वो हम कहाँ से मंगवाते हैं? वो हम
कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अर्जेंटीना से और अफगानिस्तान से भी हमें आते, और हमारी रोजमर्रा जिंदगी में एडिबल ऑयल्स की बड़ी कदर कीमत है जिसको हम यूज करते हैं, तो उसकी भी यही सूरत हाल है। 94% हम जो हैं वो डिपेंडेंट है दूसरे कंट्री के ऊपर के हमने वहां से ये चीजें मंगवानी। अब ये सूरत हाल है, क्यों हमारी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी नहीं बनाती जिसमें फार्मर्स को जदीद नॉलेज, जदीद टेक्नोलॉजीज के हवाले से अवेयरनेस दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक जिम्मेदार हमेशा से गंदम लगाता आ रहा है, गन्ना लगाता आ रहा है, चावल लगाता आ रहा है, लेकिन उसको ये नहीं समझाया जाता कि ये जो दालें हैं या कुछ ऐसी सब्जियां, जो कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, अगर वो उगाए जाएं तो आपको इनकम भी ज्यादा आएगी और पाकिस्तान पे इंपोर्ट का बर्डन भी कम आएगा। तो ये पॉलिसी मेकिंग का प्रॉब्लम हो गया। ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी के हवाले से मेन चैलेंजेस हैं वो क्या हैं और उनका सलूशन क्या है? सर, सबसे बड़ा चैलेंज है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू फार्मिंग कम्युनिटी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो रही। हमारा जिम्मेदार के पास जमीनें पड़ी हैं, लेकिन वही टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं, वही टेक्निक्स यूज कर रहे हैं जो आज से 50 साल पहले ट्रेडिशनल रवायती काश्तकारी हो रही, जिद्दत की तरफ नहीं आ रहा है। उसमें मैं किसानों का कसूरवार नहीं कहता, ये गवर्नमेंट की जरूरत होती है कि इन चीजों को देखना। फॉर एग्जाम्पल, एक्सटेंशन का विंग है हमारे पाकिस्तान में, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का विंग है। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान में, मैं फर्ज करते हैं, बहुत ही आला काम कर रही, एक ऐसी ऐसी वैरायटीज उन्होंने बना दी है कि क्या बात, लेकिन वो फार्मर्स तक पहुंचाई कैसे जाएंगे? मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। एक वीट की वैरायटी आई थी, आई थिंक बरानी नाम था उसका, काफी अरसा पहले। उसकी प्रोडक्शन बड़ी हाई। अच्छा, अब जिम्मेदारों ने वो मांगना शुरू की तो उसकी प्रोडक्शन की वजह से कि बहुत ज्यादा पैदावार मिलेगी, इनकम मिलेगी, तो मैंने खुद लोगों को देखा है जिन्होंने जो घर की पड़ी गंदम को बरानी के थैलों में डाल के बेचा है। हम अंदाजा करें। बिल्कुल सही है। यानी कि एक वैरायटी की प्रोडक्शन अगर 50,000 किलो आई है ना, फॉर एग्जांपल, उन्होंने प्रोड्यूस किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, तो मार्केट में 10 लाख बिक चुकी है। 10 लाख किलो बिक। ये पॉलिसी मेकिंग के चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि फार्मर्स को क्या क्वालिटी चीजें दी जा रही है, क्वालिटी टेक्नोलॉजी दी जा रही है, ट्रेनिंग्स दी जा रही है उनको। मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें हम बहुत पीछे। किसानों में जो तालीम है, जो प्रोफेशनल नॉलेज है एग्रीकल्चर के बारे में, उसकी कमी भी है और वो तालीम याफ्ता भी नहीं है। जनरल एजुकेशन भी किसानों की नहीं है, मैंने देखा है। और इसकी वजह से भी वो जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ना उससे अवेयर हो सकते हैं, ना उन तक वो पहुंच पाती है, तो उसका ज़ाहिर है वो इस्तेमाल भी नहीं कर। तो इसके लिए आपके ज़हन में कुछ तजवीज़ है कि हम अपने किसानों को एजुकेट कैसे करें, उसका बेहतरीन तरीका क्या है? सर, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन फील्ड में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन ये होती है कि आपका एक डेरा है, आपने उधर 4 पहियां रखी हुई हैं, आपने एक टाइम ऐसे मुख्तस कर दिया कि यार असर के बाद आप लोगों ने आना है, तो वहां पे इलाके के जिम्मेदार इकट्ठे होते हैं, छोटे बड़े सारे इकट्ठे होते हैं। तो वहां पे एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का एक नुमाइंदा वहां पे जाएगा, शोबा तसीर ज़राअत जिसको, वो वहां पे बैठक रखेगा, बैठक रख के उनके कल्चर के मुताबिक उनसे गुफ्तगू करेगा, फिर उनको समझाएगा, फील्ड में जाएगा, उनके प्रॉब्लम्स को देखेगा। ये इट्स क्वाइट डिफिकल्ट जॉब। ये इस शोबे को चुन लेना तो आसान लगता है कि शोबा तसीर ज़राअत में हमने एडमिशन ले लिया या इसमें हमने डिग्री हासिल कर लिया, लेकिन यकीन मानिए शोबा तसीर ज़राअत के लोगों को जिम्मेदारों के साथ जिम्मेदारों वाली हालत में ही रहना पड़ता है। अगर जनरली वो काम करें तो कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होती? बिलीव मी, हमारे फार्मर्स का जो माइंड सेट है ना, वो कोई छोटा माइंड सेट नहीं है। उनका जीना मरना जमीन है। वो चाहते हैं कि यहाँ से कुछ निकले, हम अपने बच्चों के लिए कुछ रिस्क कमाए यहाँ से, और इंटेलिजेंट भी हैं। इनको समझाएं, टेक्नोलॉजी बिल्कुल समझ आती है उनको। मैंने 3 साल एग्रीकल्चर फील्ड में काम किया है, तो मैंने बड़े बड़े, जिसको कहते हैं ना सर, फनकार जिम्मेदार, कैसी ऐसी उनके ब्रेन काम करते हैं, उनको समझाओ, फौरी समझते हैं बात। प्रॉब्लम ये है कि उनको एक्सेस करना चाहिए। ऐसी कोई, जिस तरह प्राइवेट कंपनीज है, उनका ये रूल है कि आपने 10 बजे तक 10 जिम्मेदारों को मिलके उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके उनकी तस्वीरें बना के एड्रेस लोकेशन हमें सेंड करनी, तो लोग करते हैं। तो यही सेटअप जो है हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी बना सकती है, भाई जो सरकारी नुमाइंदा फील्ड में जाएगा वहां की लोकेशन सेंड करे, वहां इतने बजे तक इतने जिम्मेदारों के साथ कॉन्टेक्ट करे और उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे जो भी फिलहाल अवेलेबल है। प्राइवेट कंपनीज वाले क्या करते हैं, उनसे सीखना चाहिए, नो प्रॉब्लम, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनसे सीखें। सर्विसेज के वाले से बात कर रहा हूँ,
जो टेक्नोलॉजी है वो अलहदा बहस है, क्या ट्रांसफर हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इस पे अलहदा डिबेट। राना साहब ये बताएं कि इसमें जो किसान है, क्या वो खुद से कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के प्राइवेट दोस्तों की, जैसे आपने जिक्र किया कि बैठक होनी चाहिए और वहां सब लोग इस तरह से तमाम किसानों को लिंक कर दिया जाए, एक बिगर प्लेटफॉर्म बनाया जाए और उस पे उनकी जुबान में, पंजाबी में, सिंधी में, बलोची में, पश्तो में, पाकिस्तान के अंदर जितनी जुबानें बोली और समझी जाती हैं, बल्कि इंटरनेशनल जुबानों में भी इसको वहां पे चीजें बार बार रिपीट हों, किसानों को बार बार समझ में आए। किसी के पास 4 बजे का टाइम है, किसी के पास 6 बजे का टाइम है, वो रात को जाग सकता है, कुछ सुबह जाग, तो जब भी उनके पास अवेलेबिलिटी हो, वीडियोस की सूरत में वो वहाँ कंटेंट पड़ा हो और वहाँ पे डिस्कशंस हो रही हूँ, लाइव सेशंस हो रहे हूँ, तो इससे आज के दौर में मेरा ख्याल है कि बहुत आसान हो जाएगा ना। इसको अंग्रेजी जानने की जरूरत है, थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए कि आपने ये सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है। ये भी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद है। तो क्या इस तरीके से अगर हम इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं तो वो वर्क करेंगी? जी बिल्कुल, अगर इस पे कोशिश की जाए। देखें, इसको हम बोलेंगे फार्मर्स हब, जिमींदारों की बैठक, डिजिटल बैठक इसको कह सकते। इस पे काम किया जा सकता है डेफिनेटली। जब कोविड आया था तो हर बंदा ही सोशल मीडिया चलाना सीख गया था, आई थिंक जिम्मेदार भी सीख गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। तो ये हो सकता है अगर कुछ पहली बात है, अगर गवर्नमेंट इस पे थोड़ा नजरसानी करे तो बहुत सारा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। दूसरी यूनिवर्सिटीज में लोग बैठे हैं, डिग्रीज हैं उनके पास, एक्सटेंशन फील्ड से रिलेटेड, वो ये सर्विसेज दे सकते। उसके अलावा ये वॉलंटरली भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, आप हैं, दूसरे दोस्त है, बाब है, वो जदीद इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें। या कुछ दोस्त पाकिस्तान में ऐसे बैठे हैं जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे थोड़ा टाइम ले लिया जाए। या कोई ऐसा चैनल बनाया जाए जो कि पंजाबी जुबान में हो, नो प्रॉब्लम, पंजाबी जुबान में वीडियोस रिकॉर्ड करके उन तक पहुंचाया जाए। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। दूसरी बात, इससे मैं आपको एक और आइडिया देता हूँ, जो है एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव। ये मॉडर्न वर्ल्ड जो है वहाँ पे अवेलेबल है, लोगों की कॉपरेशन, कोऑपरेटिव्स बने हुए हैं, वहाँ की मेंबरशिप होती है बाकायदा। उसका क्या फायदा होता है, अगर मार्केट में कोई इनपुट खरीदना है एग्रीकल्चर के लिए तो वो उनको सस्ते दामों मिल जाता है। बजाय इसके कि एक जिम्मेदार जाए और वो कहे मुझे 10,000 की ये चीज चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि 200, 200, 300 जिम्मेदार इकट्ठे होते हैं, वो कंपनी के साथ डील करते हैं जिसमें उनको एग्रीकल्चरल इनपुट सस्ती मिलती हैं और उनकी एक वर्थ भी होती है। इसी तरह वो अपनी प्रोडक्शन को सेल आउट करने के लिए कंपनीज के साथ राब्ता करते हैं। ये पाकिस्तान में तो अभी ये मैंने फिलहाल तो नहीं देखा, और ये कोई इतनी बहुत बड़ी चीज नहीं है कि जिसका गवर्नमेंट ना देख सके। हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में या हर डिवीजन में जिस तरह भी वो डिजाइन कर सकते हैं इसमें एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स बनाए जाएं और फुल फ्लैज हो, इस पे प्रॉपर काम किया जाए। क्योंकि इससे क्या होगा, प्राइस कंट्रोल पे बहुत इफेक्ट हो। फॉर एग्जांपल किसी मार्केट में जाते हैं, वहां पे 50 पेस्टिसाइड कंपनीज काम कर रही हैं, हर कंपनी के प्रोडक्ट का रेट डिफरेंट है। जिम्मेदार को तो यही नहीं समझ आता कि यार मैं कौन सी प्रोडक्ट लूं। वो बेचारा क्या करता है, कहता है सस्ती दे दे, ठीक है, सस्ती में जो भी मिलता है वो ले जाता है, प्राइस कंट्रोल नहीं है। जब कोऑपरेटिव बनेंगे, जिम्मेदार पता होगा एक कंपनी को कि भाई इसमें 300 मेंबर्स हैं, ये जो प्रोडक्ट मैंने इनको देना है ये 300 फार्मर्स ने इसको इस्तेमाल करना है, तो बाद में इसका रिजल्ट की जिम्मेदार भी हमने होना है, इसकी प्रोडक्शन के जिम्मेदार भी हमने होना, ठीक है ना। जिस तरह ये ग्रुप फार्मर्स का काम कर रहा है इस वक्त इस एरिया में, हमारी वर्थ नहीं रहेगी अगर हम इनको प्रोडक्ट सस्ता और अच्छा नहीं देंगे। तो ये हो सकता है। बहुत सारे और भी मसाइल हैं फूड से लेकर पाकिस्तान में। फूड सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो हमें अपनी मंडियों पर भी ध्यान देना होता है, अपनी प्रोडक्शन के साथ। जहां हम चीज़ों को बेच रहे हैं, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, पाकिस्तान के अंदर शायद ही कोई साफ सुथरी काबिले इस्तेमाल सब्जी मंडी हो, मैंने नहीं देखी। लाहौर की सब्जी मंडी मैंने देखी है, बहुत गंदी है, और रावलपिंडी, इस्लामाबाद की भी तकरीबन सेम हालत। तो ये जदीद साफ सुथरी मंडियां कि जब हम जमीन से अपना टमाटर, अपने प्याज, अपने आलू, अपनी चीजें, पौधे, अपने जितने भी फल है, अपनी सब्जियां हैं, वो सारी की सारी जमीन से निकाल के उसे मंडी में लेके जाते हैं और वहां पे कीचड़ में रख देते हैं। उससे उस साफ सुथरी चीज के ऊपर जो नेचर ने उसको पैक किया हुआ है, उसको सील बंद किया हुआ है, उसको जरासीम से पाक बनाया हुआ है,
हम उसको गंद में जाके रख, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसमें बेहतर बनाने की जरूरत है, और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? ये जो आड़ती हम कहते हैं, हजारों लाखों बल्कि डेली का ये कमाते हैं, ये उस गंदी जगह का इंतखाब क्यों करते हैं? इनके इर्द गिर्द सफाई क्यों नहीं हो पाती? और वहाँ जो ट्रक आते हैं उनके लिए कोई प्रॉपर जगह क्यों नहीं है जहाँ पे ये सेल होती हैं चीजें, वहां पे वही बोरे और वो चीजें रख के तो वो बेच रहे होते हैं। इस निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो आपकी क्या तजर्बा? सर ये तो फूड सिक्योरिटी के साथ साथ आपने फूड क्वालिटी को भी ऐड कर दिया। फूड क्वालिटी सर ये तो आप अपेरेंटली देख रहे हैं ना, क्या हमारे हमारे कंज्यूमर्स को ये पता है कि जो पेस्टिसाइड रेजिडुअल्स होते हैं ये कितने % फ्रूट में हो तो हमें खाना चाहिए या कितने % ना हो तो हमें? ये तो बहुत, सर आपने बहुत बड़ी बात की है। ये तो अभी तो हम ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा लो, प्रोडक्शन निकालो कि लोगों को पूरी रोटी मिल जाए, ठीक है ना। ये सर क्वालिटी कंट्रोल का एक अलग सेटअप है। इसको कहते हैं कि जब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स जो है वो इम्प्रूव करने पड़े। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं जो फूड इनसिक्योरिटी में रोल अदा कर और फूड क्वालिटी में रोल अदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब दुनिया में ट्रेंड चल गया है ऑर्गेनिक फार्म। पाकिस्तान में शायद गिने चुने फार्म्स होंगे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें इस चीज का ख्याल रखा जा रहा है कि कितने % फूड के अंदर, फूड पे जो भी क्रॉप है सॉरी, उस पे कितने % पेस्टिसाइड यूज होना है, कौन सा यूज होना है, कब यूज होना है, कैसे होना है, ये सारी चीजें मैयर्स की जाती है। अच्छा ये मैयर तो करना एक बहुत टेक्निकलिटीज में आ जाता है जिसके लिए बहुत ज्यादा काम की जरूरत है। जो आप कर रहे हैं मंडियों का इंतखाब, सर जगह की तो बात छोड़े, मैं आपसे ये बताएं, मुझे आप 3 दुकानें घूमे जरा, प्राइस का पता करें। हर दुकानदार के अपना अपनी प्राइस है। अच्छा अब जो ढेरियां लगाते हैं, मैं भी विजिट करता हूँ, मैं जाता हूँ मंडी क्योंकि मेरा शोबा तो इसी ज़राअत से ताल्लुक है तो मुझे जाना पड़ता है, नो डाउट। उसमें ये सारा इंतजामिया के, फिर वही बात आती है पॉलिसी में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यकीन करें बाज औकात जो हमारे टखने हैं ये गोबर में होते हैं। उधर हम जब एंटर होते हैं हमारी गाड़ी के टायर जो है वो सारे एक बार दोबारा धुलाने वाले हो जाते हैं, तो वहां पे उन्होंने बोरी बिछाई होती है, ऊपर उन्होंने जनाब आलू टमाटर ये भिंडियां ये सारा कुछ रखा। और मजे की बात बताऊं, इसके अलावा हम एक और इशू है सर, माजरत के साथ, मॉरल इश्यूज भी हैं बहुत ज्यादा। मॉरल इशू इस तरह है कि मैंने कुछ फेस की कुछ चीजें, अगर मैंने जाके बोला ना कि यार ये आपने कहाँ पे रखा, वो कहता जा लेना लैन इधर निकल इसे चल देखता, क्योंकि कोई निजाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि जिसमें इन चीजों को कंट्रोल किया जाए। ये सफाई वाला पहलू तो सर पहली बात है कि इंडिविजुअल है एक, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो वहां पे इंडिविजुअलिज्म नहीं रह जाता, वहां पे फिर देखा जाता है मैनेजमेंट कैसी है। मुझे तो अभी तक किसी भी सब्ज मंडी में कोई मैनेजमेंट नजर नहीं आई। इसी वजह से हमने अपनी मंडियों को देख देख के एग्जाम्पल बनाई हुई है, और यार की तुसी गाजरा मूलियां बेच दे, की तुसी अपनी सब्ज मंडी लाइए, चलो उठो इथों। अक्सर हम कहते हैं जो रोला रूला डाल रहे होते हैं ना गली मोहल्लों में, तो एग्जाम्पल उधर से बनी है क्योंकि हमारे वहां पे कोई सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल बना दिए। तो इसके लिए वही चीज है कि जो फूड डिपार्टमेंट है, फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट जो है, वो इस चीज को देख के जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है उसके बाद जो कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, क्या वहां पे सफाई है, क्या वहां पे सफाई के तमाम प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं या नहीं किए जाते। मैं तो जानता हूं कि ये वहां पे छापे मारते हैं जहाँ दूध दही वाली दुकानों पर या गोश्त वाली दुकानों पर। मंडियों पे मैंने बहुत कम देखा है इनको। मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत हाई फाई काम कर रहे हो, हमें नजर ना आ रहा हो, पॉसिबल है। हम दोनों को सर ग्लासेस लगे हुए हैं, समटाइम नहीं। राना साहब, काम जब होता है तो वो नजर आता है, और अगर कहीं नजर नहीं आता तो फिर वो काम भी नहीं होता। पाकिस्तान में सफाई सुथराई एक सवालिया निशान है, हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए, ताजरों के लिए, दुकानदारों के लिए, सब्जी और फल बेचने वालों के लिए, मंडी के आड़तियों के लिए। हम गंदगी पे क्यों कॉम्प्रोमाइज कर, हम गंदी चीजें क्यों खरीदते? एक और बड़ा इशू है जो मैंने देखा है और वो हर जगह पाया जाता है, राना साहब इस पे भी आप अपने कमेंट करें, कि जो सब्जी आ जाती है एक दफा, उस पे सारा दिन दुकानदार गंदा पानी छिड़कते ताकि वो ताजी नजर आए। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ताजी नजर आए, ये इसलिए कि वो वजनी हो जाए। इसके लिए उनके पास जो पानी गंदा होता है कूलरों में, और आप दुकानों पे जाएं तो उनके कूलर देखें जहां से वो खुद भी पानी पीते हैं, आपको गंदगी नजर आए।
इतनी इतनी मैल जमी हुई उनके नजर आई। तो अब जिंदा रहने के लिए जो चीज मिनिमम इंसान को चाहिए वो दाल रोटी है, सब्जी है, फल है, इसका ये हाल। यकीन करें, आप सब्जी मंडी में जाएं तो आपका सब्जी खरीदने को दिल नहीं करता, और इसका कोई पुरखाने हाल नहीं है। आपके कमेंट। सर, आपने जो बात की कि वो पानी छिड़कते हैं, सारा कुछ ये करते हैं, मैं तो इससे भी आगे चलता हूँ। क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस चीज को देख रहा है कि जिस जगह पर वो सब्जी उगाई जाती है उसको कौन सा पानी लग, इंडस्ट्रियल वाटर जिसके अंदर मेटल्स होती हैं जो कि रूट के जरिए ट्रांसपोर्ट होकर फ्रूट तक जाते, फिर वो हम खाते हैं। जो अपेरेंटली आप बता रहे हैं ये सर, ये तो हम कह सकते हैं कि हमारी ट्रेनिंग ही नहीं है। देखें ना, मुझे एक बात बताएं, जब आप एक शॉपिंग मॉल ओपन करते हैं ना तो अपने अमले को बकायदा ट्रेनिंग देते हैं, हाउ टू डील विद कस्टमर, आपने कैसे सेल कॉल लगानी है, आपने अपने काउंटर की सफाई कैसे रखनी, आपने ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, चीजें सिखाई जाती हैं। जब हम मंडियों की बात करते हैं, गवर्नमेंट को ये सेशन रखने चाहिए, अरेंज करवाने चाहिए, प्लानिंग के अंदर होना चाहिए कि ये जो बड़े बड़े आड़ती हैं या जो वहां पर जो मंडियों में सब्जियां बेचते हैं, छोटे बड़े कारोबारी जो भी, इनकी बकायदा ट्रेनिंग सेशन होने चाहिए ताकि उनको बताया जाए कि ये जो आप कंटेमिनेटेड वाटर, जो गंदा पानी आप उस पर छिड़क रहे हैं, इसके साथ कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं इंसान को, और इसका हमारे ऊपर क्या बर्डन आता है। जब बीमारियां लगेंगी, बीमारियां बढ़ेंगी, तो हमारे मेडिकल के डिपार्टमेंट पे बर्डन ज्यादा आएगा। इस पे बर्डन ज्यादा आएगा तो हमारे मुल्क की इकोनॉमी पे बर्डन ज्यादा आएगा। हमें हो सकता है ये मेडिसिन के ऊपर ही सारी हम कोशिशें शुरू कर दें, बीमारियों को ये एक ट्रेनिंग होनी चाहिए सर। मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि जो शोबा तोसी ज़राअत है ना, ये बहुत कुछ कर सकते, इसको फैसिलिटेट करना चाहिए गवर्नमेंट को। इनको कुछ चीजें जो मैंने जो नोटिस की हो सकता है इसमें बेहतरी आई हो। कन्वेंस का इशू है, कन्वेंस अच्छी देनी चाहिए। इनके जो टीम की जो ट्रेनिंग्स हैं वो जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान में जो एक छोटे से सिटी में लोग बैठे उन्हीं की ट्रेनिंग इनफ होती है, बाहर से लोगों को इनवाइट करना है। जो थिंक टैंक्स हैं, जो जिनका एक्सपीरियंस इंटरनेशनल है, उनको बुलाया जाए, उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाए, गपशप की जाए, चीजों को इवेलुएट किया जाए, मॉनिटरिंग की जाए। अच्छा, अब मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन के इश्यूज बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं वहीं से ये उसकी पैदावार है। अब हमारे डिपार्टमेंट जो है वो इस चीज को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते कि मंडियों में विजिट करना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों के प्रॉब्लम्स को सुनना और फिर उनके प्रॉब्लम्स को हल करना। इसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच ये होती है नीचे वाले लोगों की बात को सुन के, उसको एनालाइज करके, उसको मॉनिटर करके, फिर उसको पॉलिसी मेकिंग में लेके जाना। बहुत शुक्रिया राना साहब, थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन के लिए आपने टाइम दिया, आप हमारे आम इंसान शो की जीनत बने, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। मोहतरम नाजरीन, आपने आज का शो देखा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अपना सारे पाकिस्तान का, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खैर बांटें, और जो आपको मालूम है वो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। इसके साथ ही राजा पाकिस्तानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।